रामपुर गांव की हरी भरी धरती पर मेहनती किसान रामा का परिवार स्नेह और संतोष से भरा जीवन जी रहा था। रामा की पत्नी कोकिला न सिर्फ एक गुणी और सरल स्वभाव की स्त्री थी, बल्कि पूरे गांव में अपनी मधुर वाणी और दयालु हृदय के लिए जानी जाती थी। उनकी दो प्यारी बेटियां थीं, बड़ी शारदा और छोटी आस्था। दोनों अपनी मासूमियत और चंचल हंसी से घर में खुशियां बिखेर देती थी। ओ कोकिला, सुनती हो? हाँ, बोलिए ना। मुझे थोड़ा काम है, बाहर जा रहा हूँ। शायद आते आते देर हो जाएगी। इतनी शाम को कहाँ जाना है आपको? अरे, खेत में बोने के लिए बीज लाना है। मतलब दूसरे गांव जा रहे हैं आप? तब तो बहुत देर हो जाएगी। आप कल चले जाना, आज मत जाइए। अरे चिंता मत करो, मैं अकेला थोड़ी जा रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त भी जा रहे हैं और जितनी जल्दी हो सका मैं उतनी जल्दी आ जाऊंगा। अब ठीक? ठीक है, मैं क्या ही बोलूं। जाइए, ख्याल रखिएगा। रुकिए पापा। क्या हुआ आस्था? पापा, आप कई दिनों से मेरे साथ बाहर नहीं गए। चलिए ना, मैं भी चलती हूँ। अरे बेटा, अब तो बहुत देर हो गई है। मैं कल तुम्हें जरूर ले जाऊंगा। आप मुझे हर बार भूल जाते हैं पापा। आज से तो आप मुझे साथ ले जाने बोलेंगे तो भी नहीं आऊंगी। अरे अरे मेरी शारदा बेटा, मैं तुम दोनों को ले जाऊंगा कल। अरे तुम दोनों चुप करो और आप जल्दी जाइए, जल्दी आइए। हाँ, मैं जल्दी जाता हूँ। ख्याल रखिएगा। रामा चला जाता है। जल्दी जल्दी रसोई बना लेती हूँ। शारदा, मेरी मदद कर दो। जी माँ, आती हूँ। कुछ देर बाद आस्था और शारदा खाना खा रहे होते हैं और कोकिला उनके पास बैठी हुई थी। माँ, तुम इतनी उदास क्यों लग रही हो? हाँ माँ, क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बस क्या माँ, क्या हुआ? बस कुछ अजीब सा लग रहा है। अरे माँ, बात जो भी हो सब भूल जाओ और हंसो। अरे माँ, वैसे ही पापा कब तक आएंगे? क्या पता, 12 तो लगभग बज ही जाएंगे। एक तो ये कल तो जैसे सारी बीज दुकानों से खत्म ही हो जाती। इन्हें तो बस लगता है कितनी जल्दी क्या कर ले। कल अगर जाते तब तो इनकी खेती सूख जाती। अरे माँ, तुम तो आज ऐसे बोल रहे हो जैसे पापा पहले कभी रात को गए ही नहीं है। अरे माँ की आदत है चिंता करने की, इन्हें करने दो चिंता। अरे बेटा, कल उनको इतना बुखार था, ठीक होते ही काम में लग जाएंगे तो चिंता तो होगी ना। हाँ माँ, ये तो सही बात है। पापा को इतना काम नहीं करना चाहिए। हाँ दीदी, एक तो उनकी मदद करने वाला भी तो कोई नहीं है ना। सारे घर का बोझ अकेले ही उठाया हुआ है। चलो चलो, अब ज्यादा बातें मत करो, जल्दी से खाना खत्म करो और सो जाओ। तुम नहीं खाओगी माँ? अच्छा, बाद में, अभी मन नहीं है। कुछ देर बाद सब खाना खत्म करके सोने चले जाते हैं। आस्था और शारदा अपने कमरे में सो रहे थे, पर कोकिला अब भी अपने बिस्तर पर उदास बैठी हुई थी। कब आएंगे ये? इतना भी क्या काम, तबीयत ठीक हुई नहीं और चल दिए। रात रात भर जागेंगे। कोकिला बिस्तर पर लेट जाती है, आंखों से नींद गायब। बस यही सोच रही थी कि कब रामा घर आएगा, कि तभी घर में कुछ लोग आ जाते हैं। भाभी, भाभी, ओ भाभी। आवाज सुनकर कोकिला बाहर आती है। क्या हुआ? आप लोग बाहर आते ही मानो कोकिला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसके पति को लोगों ने जमीन पर रख दिया है। सबकी आंखों में आंसू था। कोकिला कुछ देर तक तो बिल्कुल चुपचाप वहीं बैठ जाती है। भाभी, वो जब हम लोग जा रहे थे। आवाज सुनकर कोकिला की बेटियां भी वहां आ जाती हैं। अपने पापा को इस हाल में देखकर वो रोने लगती हैं। पापा, ये क्या हुआ? कैसे हुआ? जब हम जा रहे थे तब अचानक ये बेहोश हो गए।
हम जल्दी से इन्हें अस्पताल ले गए। वहां डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहे, इनको हार्ट अटैक आया था, ऐसा डॉक्टर ने बोला। माँ, माँ, तुम क्यों कुछ नहीं बोल रही हो? तुम सुन रही हो माँ? माँ, पापा अब नहीं रहे माँ। हगलू वाली बात मत कर। तुम इतनी छोटी भी नहीं हो कि कुछ भी बोलोगी। इन्हें कुछ नहीं हुआ है और आप लोगों ने इन्हें नीचे क्यों लेटा दिया है? बेहोश होंगे ये, इतना काम करते हैं। कल भी तबीयत खराब थी, मैं तो मना कर ही रही थी, फिर भी मेरी कोई सुने तब ना। छोड़िए ये सब, इन्हें अंदर कमरे में लेटा दीजिए। माँ, माँ तुम ठीक हो? पापा मर गए माँ। माँ, माँ सुनो ना, क्यों ऐसे कर रही हो? पापा को हार्ट अटैक आया माँ, और वो मर गए। क्या क्या नहीं। हाँ भाभी, संभालिए अपने आप को। आप ये ऐसे कमजोर पड़ जाएगी तब इन दोनों का क्या होगा? सब आंसू में डूबे हुए कुछ देर तो वहीं बैठे रहे। कोकिला तो जैसे कुछ समझ ही नहीं पा रही थी। आज शाम को उसका जो पति उसके सामने हंस बोल रहा था, अब वो इस दुनिया में नहीं था। पापा, आपने तो बोला था कि आप कल हमें बाहर ले जाएंगे। आप ऐसे कैसे चले गए? और अगर आप ना चाहें तो मत ले जाना। सच में कभी मत ले जाना, बस आप वापस आ जाइए। मैं कभी किसी भी चीज के लिए आपसे जिद नहीं करूंगी, बस आप आ जाइए। आ जाइए ना पापा। लोगों ने रामा का अंतिम संस्कार कर दिया। कोकिला के घर से वहां सिर्फ उसका पति गया था। फिर भी ऐसा लग रहा था मानो पूरे घर पर किसी भारी सन्नाटे ने कब्जा कर लिया हो। कोकिला पूरा दिन चुपचाप रहती, कभी कभार ही कोई शब्द उसके होठों से निकलता। एक दिन वो रसोई में खाना बनाने बैठी। बर्तन संभालते हुए उसने देखा कि घर का सारा सामान लगभग खत्म हो चुका है। ये क्या, सामान तो सब खत्म हो गया, पैसे भी नहीं है कि कुछ ले आऊं। ऐसे तो घर नहीं चल सकता। मैं अपनी बच्चियों को ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अभी तो मुझे ही उनका ख्याल रखना होगा। अब मुझे ही कुछ काम करना होगा ताकि घर में कुछ पैसे आ सके। कोकिला पढ़ी लिखी तो थी नहीं, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे काम देगा कौन। काम करने के लिए कुछ काम आना भी तो चाहिए। अरे और कुछ नहीं तो घर घर जाकर झाड़ू पोंछा ही कर दिया करूंगी, पर अब काम तो करना पड़ेगा। कोकिला आसपास के घरों में बात कर लेती है। कुछ लोग उसे काम पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैंने काम देख लिया है, कल से मैं दूसरों के घरों का भी काम कर दिया करूंगी। घर में अब पैसों की बहुत जरूरत है। हम सब कितने दिनों तक यूं ही रह सकेंगे? क्या माँ, आप अब दूसरों के घरों का काम करेगी? हाँ माँ, हम अब इतने भी बच्चे नहीं हैं कि हमारी परवरिश के लिए आपको काम करना पड़े। हम लोग कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। और माँ, और कुछ नहीं, आपको दूसरों के घरों में काम करना कहाँ से सूझा? अब मैं इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं हूँ कि सरकारी अफसर बन जाऊं। हम लोग पापा की जमीन पर खेती भी तो कर सकते हैं। बेटा, पापा की आधी जमीन तो उनके काम में और घर खर्च में बिक गई, और जो आधी है वो इतनी काफी नहीं कि हम लोग उससे कमा सके। और वैसे भी हमारे पास बीज लाने के पैसे तक नहीं। हम किसी से उधार भी तो ले सकते हैं ना? तुम्हारे पिता के जाने के बाद कभी इन गांव वालों ने हमें एक गिलास पानी तक पूछा है कि कोई हमें उधार देगा? अरे, गांव वाले अब हमें देखकर ही मुंह फेर लेते हैं। पर माँ, जो भी हो, तुम काम नहीं करोगी, हम देख लेंगे। नहीं बेटा, मैं अभी से तुम दोनों से काम नहीं करवा सकती, बस अब और कुछ नहीं। अगले ही दिन से कोकिला ने दूसरे घरों में काम पर जाना शुरू कर दिया। जिस स्त्री ने कभी अपनी ही घर के कामों में अपनी बेटियों की हंसी खुशी भरी मदद पाई थी, अब वही पूरा दिन दूसरों की चौखटों पर श्रम करते हुए गुजारने लगी। शाम को थकी हार कर जब वो घर लौटती तो अपनी मासूम बेटियों को चुपचाप बिना आवाज किए खाना बनाते देख उसका हृदय कांप उठता। जिन बच्चियों की खिलखिलाहट को कभी कोई रोक नहीं सकता था, वे अब शायद ही कभी कुछ बोलती।
उसकी फूल सी बेटियां देखते ही देखते मुरझाए पत्तों सी हो गई थीं। आप क्यों चले गए? आपके जाने से हमारा पूरा घर मानो खत्म हो गया है। हमारी बेटियां बिल्कुल शांत हो गई हैं। मुझे आपकी बहुत याद आती है। पहले हमारा परिवार कितना खुश था। उस रात ने तो जैसे मानो मेरी दुनिया ही खत्म कर दी है। काश वो रात मेरी जिंदगी में कभी आई ही नहीं होता। काश कोई अभी भी मुझे उठाकर बोल दे कि ये सब सिर्फ एक बुरा सपना है। सुनिए ना, आप कहाँ हैं? मैं ऐसे नहीं जीना चाहती, पर मैं अपनी बेटियों को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकती ना। आपको मेरी याद नहीं आती क्या? वापस आ जाइए। इतना बोलकर कोकिला रोने लगती है। अपने पति के बिना वो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी। ऐसे ही वक्त बीतता चला जाता है। कोकिला का पूरा दिन दूसरों के घर काम में निकल जाया करता। पूरा दिन उसकी बेटियां घर में अकेली होती। एक दिन आस्था अपनी माँ के कमरे में उदास बैठी सोच रही थी। माँ को कितना काम करना पड़ता है ना। वो भले ही कुछ बोलती नहीं है, पर मैं जानती हूँ कि वो इतना सारा काम करने की वजह से बहुत थक जाती है। पापा जब थे तब हम कितने आराम से रहते थे। पूरा दिन हम माँ बेटी हंसी मजाक करते रहते थे। पर अब तो मुझे याद ही नहीं आता कि आखिरी बार हमने कब बात किया होगा। एक तो दीदी पता नहीं वो किस बात से इतनी चिड़चिड़ी हो गई है। कभी कुछ नहीं बोलती और जब बोलती है तब सिर्फ गुस्से में। पापा, अब यहाँ मेरा मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। आपके साथ साथ हमारी सारी खुशी भी चली गई है। वहीं दूसरे कमरे में बैठी शारदा गुस्से से आग बबूला हुई पड़ी थी। माँ को भी क्या सूझा कि वो दूसरों के घरों का काम करने में लग गई। सब हमारे बारे में क्या सोचते होंगे। जब तक पापा थे तब उन्हें खुद के घर के काम में मदद की जरूरत पड़ती थी और अब दूसरों के घरों का काम भी वही कर लेंगी। हम लोग कुछ और भी तो कर सकते थे। मेरी बात तो जैसे माँ को कभी सुनाई ही नहीं देती। उन्हें तो बस आस्था ही दिखाई देती है। छोड़ो, जब उन्हें मेरी पड़ी ही नहीं तब मैं उनके बारे में सोच सोच कर क्यों खुद को परेशान करूं। जो चाहे करे, मुझे क्या। एक तरफ जहां आस्था को अपनी माँ की चिंता सताती थी, वहीं दूसरी तरफ शारदा को अपनी माँ से नफरत होती जा रही थी। उसके दिल में ये बात बैठ गई थी कि उसकी माँ ने कभी उसे प्यार किया ही नहीं। वक्त बीतता रहता है। अब कोकिला की तबीयत ठीक नहीं रहती। अपनी तबीयत से लाचार होकर उसे काम छोड़ना पड़ा। एक दिन कोकिला अपने बिस्तर पर लेटी हुई थी। माँ, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? ठीक है बेटा, अब मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक लग रही है। सोचती हूँ कि कल से फिर से काम पर जाना शुरू कर दूँ। बिल्कुल नहीं ना, बस अब हो गया। तुम इतना काम नहीं कर सकती। हम भी कोई छोटे बच्चे नहीं हैं। हम और दीदी काम देख लेंगे। तुम्हें काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने सोच लिया है, मैं अब सिलाई का काम शुरू करूंगी। शारदा मन में सोचती है। चलो, अच्छा ही है। कम से कम माँ का दूसरों के घरों में काम करना तो छूटा। उफ, मैं तो थक गई थी वो सब देख देख कर। हाँ माँ, आस्था बिल्कुल ठीक बोल रही है। तुम आराम किया करो, हम दोनों ही काम कर लेंगे। मैं अब से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया करूंगी। क्या मेरी बेटियां सच में इतनी बड़ी हो गई हैं? आज तुम दोनों को इस तरह देख मैं खुश भी हूँ और उदास भी। आप उदास क्यों हैं माँ? जिस उम्र में गांव की दूसरी बेटियां आराम से रह रही हैं, अपनी सहेलियों के साथ हंसती बोलती है, उस उम्र में मेरी बेटियों को काम करना पड़ रहा है। अरे माँ, आप ये सब छोड़िए। आप ही है हम दोनों की सबसे अच्छी सहेली। बस आप आराम से रहिए। कुछ समय तक तो सब अच्छा होता है, पर धीरे धीरे शारदा को अब घर खर्च में अपने पैसे देना पसंद नहीं आता। उसे ऐसा लगने लगा कि उसकी माँ आस्था से कभी पैसे नहीं लेती, सिर्फ उससे ही हर बार घर खर्च के नाम पर उसके सारे पैसे ले लेती है। शारदा, तुझे बताया था मेरी दवा खत्म हो गई है। शाम को लौटते वक्त लेती आना बेटा। माँ, महीने के आखिर में एक पैसा भी नहीं बचा है।
हर कुछ दिन में दवा बाजार का खर्चा, मैं थक चुकी हूँ सब कुछ संभालते संभालते। क्या करूँ बेटा, खुद कुछ कर नहीं सकती, इसलिए तुम लोगों पर ही निर्भर हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगता हर बार तंग करना। सब कुछ मुझ पर ही क्यों? कभी आस्था से भी कुछ बोल सकती हो, वो भी सिलाई करके अच्छा कमाती है। कुछ दिन पहले उससे ही पैसे लिए थे, इसलिए अब शर्म आती है दोबारा कहने में। लेकिन मुझसे कुछ कहने में हिचक नहीं होती। सच कहूँ तो अब और नहीं झेला जाता। कब इस बोझ से छुटकारा मिलेगा कौन जाने। मैं अब कोई पैसा नहीं दे सकती। आस्था आए तो उससे दवा के लिए पैसे मांग लेना। सब कुछ तुम्हारे और घर के पीछे लग जाए तो खुद के लिए क्या बचेगा। इतना बोलकर शारदा गुस्से से वहां से चली जाती है। कोकिला की आंखों में आंसू आ जाता है। बेचारी कोकिला को लगने लगा कि वो अपनी बेटियों पर बोझ बनती जा रही है। आस्था पास के घर अपने सिले हुए कपड़े देकर पैसे लेकर लौट रही थी। चलो आखिरकार कुछ पैसे आए, थोड़ा खुद के लिए रखूंगी, बाकी माँ को दे दूंगी। आस्था घर आ जाती है। वो देखती है कि उसकी माँ अपने कमरे में उदास बैठी थी। क्या हुआ माँ, तुम इतनी उदास क्यों हो? अरे कुछ नहीं बेटा, बस सर थोड़ा दर्द कर रहा है। तू बोल, खाना खाया? नहीं माँ, अभी तक तो नहीं, पर पहले आप ये लो। अरे बेटा, तुम हर बार मुझे पैसे क्यों दे देती हो? तुम्हें भी तो काम होता होगा ना। अरे माँ, मैंने अपने लिए थोड़ा रख लिया है, और पैसे मेरे पास रहे या आपके पास, इस्तेमाल तो घर के लिए ही होंगे ना। और आप मुझसे अच्छा घर संभाल लेती हैं। अरे बेटा, अच्छा पहले खाना खा लो। अच्छा माँ, खा लूंगी, पर अभी मुझे दूसरे घर में भी कपड़े देने जाना है, नहीं तो देर हो जाएगी। आस्था के जाते ही घर में गांव की एक औरत आ जाती है। ओ कोकिला बहन, सुनती हो? हाँ हाँ शांता, आओ बैठो ना। ना कोकिला बहन, मुझे अभी बहुत काम है। वो तो मेरी बेटी की शादी है, इसी के लिए निमंत्रण देने आई थी। पूरे परिवार के साथ आना। हाँ शांता बहन, जरूर। अच्छा बहन, वैसे तुम्हें क्या अपनी बेटियों की शादी नहीं करनी है क्या? सारी उम्र अपने साथ ही रखोगी क्या? अरे अब मैं क्या ही बोलूं, कोई अच्छा लड़का मिलते ही उनकी शादी करवा दूंगी। अच्छा लड़का मिलेगा तब ना। तभी शारदा बोल पड़ती है। क्या काकी, आप भी अभी से मेरी माँ को क्यों परेशान कर रही हो? आपकी बेटी मतलब सीमा दीदी तो मुझसे ही 4 साल बड़ी थी। उनकी तो शादी आप अब करवाए ही हो। हमें भी अपनी माँ के साथ कुछ वक्त तो और रहने दो। ठीक ही है, रहो अपनी माँ के साथ कुछ वक्त और हाँ, शादी में आना जरूर। हाँ काकी, सब आ जाएंगे। कोकिला ने भले ही कुछ न बोला हो, पर अब उससे भी लगने लगा कि उसे अपनी बेटियों की शादी करवा देनी चाहिए। अपनी बेटियों को जिम्मेदारी से मुक्त करने और समाज की बुरी नजरों से बचाने के लिए कोकिला उनके लिए अच्छे लड़के ढूंढने लगती है। जयपुर के मशहूर कपड़ा व्यापारी पीतांबर अपने बेटों प्रणव और आनंद के लिए योग्य लड़कियां ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें आस्था और शारदा की तस्वीरें मिली। उन्होंने शारदा को प्रणव के लिए और आस्था को आनंद के लिए पसंद किया। प्रणव और आनंद, मैंने तुम दोनों के लिए 2 लड़कियां ढूंढी है। देखो, ये रही आस्था और शारदा, 2 बहनें। पीतांबर ने तस्वीरें दिखाईं, लेकिन जैसे ही प्रणव ने आस्था की तस्वीर देखी, उसे वो बहुत पसंद आ गई और उसने आस्था से शादी की इच्छा जताई। आस्था छोटी है, इसीलिए मैं उसे आनंद के लिए सोच रहा था, लेकिन अगर तुम्हें आस्था पसंद है तो आनंद से शारदा की बात कर लेंगे। क्या कहते हो आनंद, कोई आपत्ति है? नहीं पिताजी, जो आप तय करेंगे मुझे मंजूर है। तो ठीक है, फिर मैं कोकिला और उसकी बेटियों को घर बुला लेता हूँ। आगे की बात वहीं करेंगे, ठीक है? उधर कोकिला आस्था और शारदा को प्रणव और आनंद की तस्वीरें दिखाकर उनकी राय पूछती है। बड़े बेटे का नाम प्रणव है और छोटे का आनंद। दोनों ही अपने पिताजी का कारोबार संभालते हैं। माँ, जो भी तुम तय करोगी मुझे मंजूर है। आनंद ठीक ठाक दिखता है, आस्था के साथ अच्छा लगेगा, और अगर माँ को प्रणव पसंद है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आस्था की शादी आनंद से नहीं,
प्रणव से होगी। लेकिन क्यों? मैं बड़ी हूँ तो प्रणव से मेरी शादी होनी चाहिए। पीताम्बर जी ने भी ऐसा ही सोचा था, लेकिन जैसे ही प्रणव ने तस्वीर देखी उसे आस्था पसंद आ गई और उन्होंने तुझे आनंद के लिए चुना है। ये क्या बात हुई? मैं बड़ी हूँ, मेरी शादी बड़े बेटे से होनी चाहिए। माँ, क्यों ना तुम प्रणव से दीदी की शादी की बात करो, मुझे आनंद से कोई परेशानी नहीं। प्रणव ने आस्था को पसंद कर लिया है, जबरदस्ती कुछ करेंगे तो रिश्ता टूट जाएगा। शारदा मन में सोचती है, बचपन से आस्था ही सब कुछ ले जाती है, अब मेरी पसंद का लड़का भी उसे पसंद कर बैठा। वो मेरी बहन नहीं, मेरी बदकिस्मती है। इस तरह आस्था और प्रणव और शारदा और आनंद की शादी पक्की हो जाती है। लेकिन मन ही मन शारदा ठान लेती है कि आस्था को वो चैन से जीने नहीं देगी। शादी के दिन घर में सब लोग मौजूद हैं। शारदा और आस्था सज धज कर बैठी हैं। पीताम्बर कोकिला को बुलाता है। पीताम्बर बाबू, आपने बुलाया? ये प्रणव की माँ के गहने हैं और ये हमारा खानदानी हार है। इससे हमारी बड़ी बहू को पहना देना। और हाँ, प्रणव की माँ की आखिरी इच्छा थी कि वो ये सारे गहने दोनों बहुओं में बांट दे। अब तुम जाकर आस्था और शारदा को ये सब बराबर हिस्सों में बांट दो। बारात आने ही वाली है। कोकिला गहने लेकर आस्था और शारदा के पास जाती है। उसने खानदानी हार आस्था को दे दिया। तभी गुस्से से शारदा बोल पड़ी, ये क्या? तुमने बड़ा हार आस्था को दे दिया, मेरा क्या? धीरे बोलो, कोई सुन लेगा। ये उनका खानदानी हार है, इसलिए ये आस्था को ही मिलेगा। और तुम्हें भी एक हार मिला है, बस थोड़ा छोटा है। माँ, मुझे छोटा हार पहनने में कोई दिक्कत नहीं। दीदी, तुम मेरा हार ले लो और अपना मुझे दे दो। ओहो, तुम लोग मुझसे ज्यादा समझदार हो क्या? उन्होंने कहा है कि उनका खानदानी हार बड़ी बहू को मिलेगा। अगर पीताम्बर बाबू या प्रणव ने देख लिया तो बहुत गुस्सा करेंगे। शारदा, तुम्हें जो दिया गया है वही पहन लो। बड़ी बहू होने के कारण आस्था को ज्यादा सम्मान और अहमियत मिलने लगी, जिसे शारदा सह नहीं पाई। वो अंदर ही अंदर आस्था से जलने लगी और उसका जीवन बर्बाद करने की योजना बनाने लगी। शादी बहुत धूमधाम से हुई। पूरा गांव शादी की बात कर रहा था। तुम बहुत अच्छी हो। मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे तुम जैसी जीवन संगिनी मिलेगी। सच में मैं तुमसे शादी करके बहुत खुश हूँ। सच में? हाँ, और नहीं तो क्या। मैं भी आपसे शादी करके बहुत खुश हूँ। सच बोलूँ तो पापा के जाने के बाद जैसी हमारी घर की हालत हो गई थी, वैसे में मुझे तो लगा ही नहीं था कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप मिले। मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे मेरे पास तुम्हें बताने के लिए एक और बात है, उसे सुनकर तुम और भी खुश हो जाओगे। और वो क्या है? तुम्हारी माँ वो अकेली रहती है ना, मैंने उनके देखभाल के लिए एक नौकरन वहाँ रखवा दिया है। वो हर वक्त उनके साथ ही रहेगी। सच में? आपने आज मेरी आखिरी चिंता भी दूर कर दी। आप सच में बहुत अच्छे हैं। आप जितना अच्छा जीवन साथी कोई और हो ही नहीं सकता। आस्था के दिल में खुशी की लहर दौड़ जाती है। उसे ऐसा ही जीवन साथी चाहिए था। जहां आस्था और प्रणव की जिंदगी खुशहाल चल रही थी, वहीं आनंद और शारदा की जिंदगी बिल्कुल उल्टी थी। आनंद शारदा से हमेशा अच्छा व्यवहार करता, लेकिन शारदा हमेशा झगड़ा करने को तैयार रहती। इस घर में रहना मुश्किल है, ना आराम है ना शांति। दिन भर खटती हूँ और बदले में क्या मिलता है? अरे क्या हुआ तुम्हें फिर से? इतनी नाराज क्यों हो? कुछ नहीं, दिन भर तुम बस इधर उधर भटकते रहते हो। मैं ही सब कुछ झेलती हूँ। तुमसे शादी करके मुझे कोई सुख नहीं मिला। अरे ऐसे क्यों बोल रही हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या? तुम क्या करोगे? तुम बस अपने भैया की चमचागिरी ही करो। अरे कोई इज्जत है तुम्हारी इस घर में? मुझे तो लगा था कि तुम मुझे ब्याह कर इस घर में लाओगे, पर नहीं, तुमने तो अपनी तरह मुझे भी इस घर का नौकर बना दिया। अरे बस बहुत हो गया। मैं हमेशा प्यार से बात करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे इस तरह से जलील करती रहो, फालतू की बात करती हो। अगर हिम्मत है तो जाकर अपने भाई और उसकी बीवी से उलझो, सिर्फ मुझ पर चिल्ला सकते हो।
अरे मैं कोई पागल हूँ क्या कि कभी भी किसी से भी लड़ने बैठ जाऊं? उनसे मेरा क्या लेना देना? फालतू की बात करती हो। मैं दिन भर काम करती हूँ और वो महारानी की तरह बस आराम करती रहती है, बस इसलिए क्योंकि वो प्रणव की पत्नी है। ये तुम्हारा वहम है। तुम और भाभी दोनों ही इस घर की बहुएं हो, दोनों का सम्मान बराबर है। एक बार अपने आप को देखो, सारे काम प्रणव को देते हैं और तुम उनके बिजनेस में बस एक सहायक हो। जहाँ तुम्हारा कोई मान नहीं, वहाँ तुम्हारी बीवी को क्या मिलेगा? शारदा हर रोज इसी तरह आनंद के कान भरती रहती है। उसका यूं करना कहीं न कहीं अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। उसकी कही बातें आनंद के मन में गहरी चुभ जाती हैं। अब वो अपने भाई और प्रति जलन और नाराजगी महसूस करने लगता है। उसे भी ये लगने लगा कि इस घर में उसका कोई मान नहीं, सब सिर्फ प्रणव को ही पूछते हैं। वो अपने भाई और पिता से नफरत करने लगता है। कुछ दिन बाद पीतांबर 10 बीघा जमीन खरीदकर उसका मालिकाना हक प्रणव के नाम कर देता है। ये बात जैसे ही शारदा को पता चलती है, वो आनंद को सब बता देती है। आनंद गुस्से में पीतांबर से बात करने जाता है। पापा, बचपन से आप जो कहते आए हैं मैंने वही किया, कभी आपका विरोध नहीं किया, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा करोगे मैंने सोचा भी नहीं था। ये क्या बातें कर रहे हो? मैंने क्या कर दिया? आपने हमेशा भैया को मुझसे ज्यादा अहमियत दी है। शादी में उसकी पसंद मानी, खाने में उसकी पसंद चलती है, पढ़ाई में उसकी पसंद। अरे मैं कहाँ हूँ? मेरा तो कुछ नहीं माना ना। ये क्या बकवास करते हो आनंद? तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो, फालतू की बातें ना करो। सारी बातें झूठ है, कोई बराबर नहीं है। व्यापार के हर बड़े फैसले में आप दादा की राय लेते हैं, उसे भेजते हैं और मुझे हाँ बस एक साधारण सा सहायक बनाकर रखा है, किनारे में बैठा रहता है जो, क्योंकि प्रणव तुमसे ज्यादा समझदार है और बड़ा भी है। ओह, तो क्या बड़े होने से ही सारे फायदे मिलेंगे? आपने 10 बीघा जमीन उसके नाम कर दी, मुझे क्या दिया? बस बहुत हो गया पापा, मुझे भी जमीन चाहिए, अलग घर चाहिए और मेरी पत्नी के लिए अलग रसोई चाहिए, वरना मैं इस घर को जला दूंगा। आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी वहां आ जाते हैं। अरे भाई, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम पापा से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? शांति से बताओ, बात क्या है? ओहो, बात क्या है? इन्हें तो जैसे कुछ पता ही नहीं है। बात यह है कि मुझे आपसे तो कोई बात करनी ही नहीं है। हर हमेशा मुझे अपने काम से यहाँ वहाँ भेजते रहते हैं। हमारे बिजनेस का आधा से ज्यादा काम तो मैंने संभाला हुआ है, पर जब जमीन की बात आई तो उसका मालिकाना हक आपको मिल गया। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस बहुत हो गया। मुझे बंटवारा चाहिए। बंटवारा नहीं होगा। हम सब साथ रहते थे और साथ ही रहेंगे। और तुम जिस जमीन की बात कर रहे हो, मैं उसमें से आधा तुम्हें। मुझे उस जमीन का नहीं, बल्कि हर चीज का बंटवारा चाहिए। अरे चुप, बंटवारे की बात करते हो, कहते हो बिजनेस तुमने संभाला हुआ है। अरे तुमने कभी इस बात पे ध्यान भी दिया है किस महीने बिजनेस मुनाफे में है, किस बार घाटे में है? इन सारी बात पर बिना ध्यान दिए तुम जितना मन उतना खर्च करते हो। और हमने भी तुम्हें कभी नहीं रोका, बस इसलिए क्योंकि तुम इस घर में सबसे छोटे हो। और अब तुम बिना कुछ सोचे समझे ऐसे बात करते हो। अरे अरे, बहुत मेहरबानी कर दिया आपने, पर अब बस बहुत हो गया। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मुझे अपना हिस्सा चाहिए। आनंद, तुम इनकी बात मान लो। बंटवारा करना सही नहीं है और इस घर में तुम्हें और इन्हें दोनों को ही हर चीज बराबर मिलती है। क्यों बेकार में लड़ना? अगर तुम्हें किसी बात से परेशानी है तो उसका बैठकर भी तो हल निकाला जा सकता है। भाभी, अब आप बीच में मत पड़िए। सच बोलूं तो सारी परेशानी की जड़ आप ही हैं। भैया ने पहले तो मुझ पर गुस्सा नहीं किया, पर आज देखिए, सच बोलूं तो आपने इस घर को बर्बाद कर दिया है। आनंद का ऐसा बर्ताव देख आस्था की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बिल्कुल चुप हो जाती है। आनंद, बस बहुत हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी भाभी से इस तरह बात करने की? भैया, बस आपने भी बहुत बोल लिया। मैं ये बात करने नहीं बैठा हूँ। मुझे बंटवारा चाहिए, मतलब चाहिए, और मैं अब किसी की नहीं सुनूंगा। छोड़ो प्रणव, इसे समझाने का अब कोई फायदा नहीं है। मैं तुम दोनों में सब कुछ बराबर बांट दूंगा। पर आनंद, अब भी सोच लो, तुम्हें अभी बिजनेस संभालना तो आता नहीं है। बंटवारे के बाद बिजनेस भी 2 अलग हिस्सों में बंट जाएगा। तुम उसे संभाल सकोगे? अरे, आपको मेरी जितनी चिंता करनी थी आपने कर ली। अब आप मेरी इतनी चिंता मत करिए और मुझे मेरे हिस्से की संपत्ति दे दीजिए। ठीक है,
बात सुनकर आनंद और शारदा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ जाती है, पर घर के बाकी सारे सदस्य बहुत उदास थे। बंटवारा हो जाता है। पीताम्बर प्रणव और आस्था के साथ रहने लगता है और आनंद और शारदा अलग रहने लगते हैं। पहले के कुछ दिन तो प्रणव, आस्था और पीताम्बर के लिए बहुत मुश्किल भरे थे। उनके दिन काटते नहीं कटते थे। उन्हें आनंद और शारदा की याद बहुत सताती थी, पर धीरे धीरे उन्हें इसकी आदत पड़ गई। वहीं दूसरी ओर शुरुआत के कुछ दिन तो आनंद और शारदा के लिए बहुत अच्छे थे। उन्हें लग रहा था जैसे मानो उन्हें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिल गई हो, पर धीरे धीरे उनका बुरा वक्त शुरू हो गया। प्रणव बिजनेस नहीं संभाल सका और उसके सारे पैसे डूब गए। घर के बाहर कर्जदारों की चिकचिक और घर में शारदा की हर वक्त किसी ना किसी बात को लेकर लड़ने की आदत से आनंद बिल्कुल थक चुका था। अब उसे समझ में आ रहा था कि असलियत में गलती थी किसकी, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। पुष्पनगर नाम के गांव में बलदेव नाम का एक सीधा साधा किसान अपनी पत्नी विमला और 2 बेटियों के साथ रहता था। बलदेव को ये बात कभी नहीं सताती थी कि उसका कोई बेटा नहीं है। उसकी बेटियां ही उसकी दुनिया थी। सुनती हो विमला, खेत पर जा रहा हूँ। आज इतनी जल्दी जा रहे हो? हाँ, थोड़ा ज्यादा काम है। इतना काम मत किया कीजिए, आपकी अब उम्र हो चली है। किसने कहा? मैं खुद देख रही हूँ। तभी वहां बलदेव की बड़ी बेटी कमला आ जाती है। नहीं माँ, आप गलत बोल रही हो। सुन लिया विमला, मेरी बेटी हमेशा सही ही बोलती है। छोड़िए, आप दोनों को क्या ही बोलूं मैं। अच्छा, मैं चलता हूँ, आज बहुत काम है। बलदेव चला जाता है। रास्ते में उसे उसका दोस्त प्रवीण मिलता है। बलदेव, इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? मैं भी तेरे ही घर आ रहा था। मैं तो खेत पर जा रहा हूँ। तू क्यों इतनी सुबह सुबह मेरे घर आ रहा था? सब ठीक तो है? अरे, खुशखबरी है तेरे लिए। कैसी खुशखबरी? तेरी बेटी कमला के लिए मेरे पास एक रिश्ता है। 2 गांव छोड़कर एक अमीर व्यापारी रहते हैं। उनका बेटा हेमंत शादी के लायक है। परिवार अमीर है, खानदानी भी है, लड़का भी अच्छा है। मुझे तो परिवार में कोई कमी नजर नहीं आती। उनको भी तेरे बारे में बता चुका हूँ। तुम चाहो तो मैं उन्हें लड़की देखने बुला दूं। हाँ हाँ, जरूर, तुम कल ही उन्हें बुला दो। भाभी से नहीं पूछना। अरे, तेरी भाभी रोज मेरी जान खा जाती है, ये बोल बोल के कि कोई अच्छा रिश्ता देखो, कोई रिश्ता देखो। वो सुनेगी तो खुश हो जाएगी। वैसे बेटियों की तो तू शादी कर देगा, बेटा तेरा है नहीं। कभी सोचा है तेरे बुढ़ापे में तेरा क्या होगा? कौन बनेगा तेरे बुढ़ापे का सहारा? मेरी बेटियां ही मेरा सहारा है। मेरे दिल का टुकड़ा है मेरी बेटियां। अच्छा, चलता हूँ, मैं कल उनको भेज दूंगा। हाँ हाँ, जरूर भेज देना। इतना बोलकर बलदेव अपने खेत की ओर चला जाता है। सारी सब्जी जला दी। मेघना, ओ मेघना। विमला अपनी छोटी बेटी मेघना को बुलाती है। हाँ माँ, मैंने बोला था ना कि मुझे थोड़ा काम है, तू सब्जी देख ले। मैंने देखा था माँ। मैंने देखा तू अभी अभी बाहर से आई है, दिन भर बस यहाँ वहाँ घूमना है। मेरी गलती है माँ, मैंने ही इसे बाजार भेजा था। मैं जानती हूँ, तू बस इसे बचा रही है। ऐसे तो तू इससे कभी कुछ सीखने ही नहीं देगी। पर बेटा मेघना, थोड़ा ध्यान से काम किया कर, तेरे भले के लिए बोलती हूँ। इतना बोलकर विमला वहां से चली जाती है। दीदी, आप बहुत अच्छी हैं, हमेशा मुझे माँ की डांट से बचा लेती हैं। कैसे न बचाऊं, मेरी छोटी बहन जो है तू। कमला इतनी बड़ी हो गई ना कि अब उसकी शादी की बात पक्की होने जा रही है। लगता है कि कल ही तो वो दिन था जब उसका जन्म हुआ था।
हमारी छोटी सी कमला इतनी बड़ी हो गई। अरे तुम तो ऐसे भावुक हो रही हो जैसे अपनी बेटी को विदा कर रही हो। कल सिर्फ वो देखने आ रहे हैं, शादी पक्की तो होने दो, फिर ये आंसू बहाना। कल ये रिश्ता पक्का हो ही जाएगा, मेरा दिल कहता है। अगले दिन लड़के वाले कमला को देखने आते हैं। लड़की दिखने में तो बहुत सुंदर है, गुणी भी लगती है। हाँ हाँ, मेरी कमला लाखों में एक है, सर्वगुण संपन्न है मेरी बेटी। लड़का तो हमें पसंद है, अगर आपको लड़की पसंद हो तो हम ये रिश्ता पक्का समझें। हाँ हाँ, रिश्ता पक्का। अरे आपकी बेटी इतनी सुंदर सुशील है, मैं क्या कोई भी इसे देख ले तो ऐसे ही जाने थोड़ी देगा। कुछ ही दिनों में हेमंत और कमला की शादी हो गई। कमला की विदाई हो रही थी। उसका सारा परिवार आंसुओं में डूबा हुआ था, पर सबसे अधिक मेघना दुखी थी। पूरे परिवार में कमला ही उसके सबसे ज्यादा करीब थी। दिन भर दोनों बहनें यहाँ वहाँ घूमती रहती थी। हर बार कमला उसे माँ की डांट से बचा लेती थी। आज वो सिर्फ अपनी बहन को विदा नहीं कर रही थी, बल्कि कई ऐसी यादों को भी विदा कर रही थी। कुछ दिन बाद बलदेव और विमला अपनी बेटी से मिलने जाते हैं। माँ बाबूजी, इतने दिन बाद आइए ना। तो ठीक तो है, तेरी बहुत याद आ रही थी तो सोचा कि मिल आऊं। बहुत अच्छा किया जो आप दोनों चले आए, मुझे भी घर की बहुत याद आ रही थी। और मेघना कैसी है? वो अच्छी है। वैसे दामाजी की तबीयत ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। क्यों, क्या हुआ? मैंने देखा वो बाहर खटिए पर सो रहे थे, मुझे लगा कि तबीयत तो खराब नहीं है ना। उनके बारे में बात मत करिए। क्या हुआ बेटी, तू इतना गुस्सा क्यों हो रही है? कुछ हुआ है क्या? इनका तो रोज का है, दिन भर बस सोना और खाना है। घर बाहर सब मुझे ही देखना पड़ता है। तंग आ गई हूं मैं इनसे। अपनी पुरखों की संपत्ति बेच बेच कर आधी कर चुके हैं। न कमाना है, न कुछ घर के काम में ही मदद करना है, बस पड़े रहना है। तूने हमें इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हम उनसे बात करेंगे। हाँ और नहीं तो क्या, जिंदगी ऐसे नहीं चलती। धीरे बोलिए, दामाद है वो हमारे। बोलिए ही मत बाबूजी, उन पर कोई असर नहीं होने वाला है। तू परेशान मत हो बेटी, उनको समझाना, काम तो करना ही पड़ता है। वैसे माँ, इस बारे में मेघना को कुछ मत बताना, वो बेवजह ही परेशान होगी। ठीक है बेटा, हम उसे कुछ नहीं बताएंगे। भारी मन से बलदेव और विमला वहां से लौट जाते हैं। उनके मन में बस एक ही बात चल रही थी कि उन्होंने शादी करते वक्त सिर्फ लड़के की संपत्ति को देखा, लड़के को नहीं। अगर उन्होंने अच्छा लड़का देखा होता तो आज उनकी बेटी खुश होती। माँ, दीदी कैसी है? आप लोगों ने क्या बात की? दीदी को मेरी याद आती है कि नहीं? तेरी दीदी बहुत अच्छी है और तुझे खूब याद करती है। माँ, अगली बार मैं भी दीदी के ससुराल जाऊंगी। तभी उनकी पड़ोसन शांति वहां आ जाती है। अरे तू अपनी दीदी के ससुराल जाकर क्या करेगी? हम तुझे तेरे ही ससुराल भेज देंगे। विमला, मेरे पास तेरी बेटी के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। लड़का बहुत अच्छा है, मेहनती है, दिखता भी अच्छा है। मुझे तो लड़का बहुत पसंद है। मेरी आंखों के सामने ही बड़ा हुआ है। मेरी भाभी का लड़का है, किसान है। तू हाँ कर तो रिश्ता पक्का करा दूं। हाँ, अगर लड़का अच्छा हो तो हमें क्या परेशानी है। कुछ ही दिनों में बलदेव और विमला अपनी छोटी बेटी मेघना की भी शादी करवा देते हैं। बलदेव और विमला अब उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुके थे जहां जीवन की रफ्तार थम सी जाती है।
पर दिल में अब भी अपनी बेटियों के लिए ढेर सारा प्यार और चिंता बसी हुई थी। उनका कोई बेटा नहीं था, बस 2 बेटियां, कमला और मेघना ही उनकी दुनिया थी। बड़ी बेटी कमला की शादी उन्होंने हेमंत से की थी, जो एक ऐसा युवक था जो सुख संपत्ति से संपन्न था। शुरुआत में सब कुछ अच्छा था, पर वक्त के साथ हेमंत का आलस्य और लापरवाही उसकी सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। वो मेहनत करने से कतराता और धीरे धीरे अपने पुरखों की जमीन जायदाद बेच कर गुजारा करने लगा। ये देखकर बलदेव और विमला का दिल बैठ गया। उन्होंने ठान लिया कि अपनी छोटी बेटी मेघना के लिए अब कोई ऐसा वर चुनेंगे जो भले ही अमीर ना हो, पर दिल का सच्चा, मेहनती और संस्कारी हो। मैं नहा के चूल्हा जलाऊंगी और खाना बनाऊंगी। तब तक आप भी जल्दी से हाथ मुंह धो लो, क्योंकि आज मुझे भी खेत जाना है ना, मैं भी साथ चलूंगी। आज की बुआई बड़ी जरूरी है, आज कोई छोटा मोटा दिन नहीं है जी। अरे भाग्यवान, तुम कितना काम करती हो। भगवान ने क्या 4 हाथ दिए हैं, सवेरे से एक पल भी चैन से नहीं बैठी। लेकिन तुम ये भी तो सोचो, अपना तन मन खपा के मेरा पेट भरती हो, कभी अपने लिए भी सोच लिया करो। चलो खेत में तो मैं हूं ना, थोड़ा बहुत तुम्हारे बिना भी कर लूंगा। तुमको खेत जाने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगा। ना जी, ऐसे मत कहो। खेत कोई पराया थोड़ी है, हमारी जीवन की रोटी वहीं से पिसती है। एक एक बीज मेरे हाथ से गिरेगा तभी तो फसल पर अपना अधिकार लगेगा। और वैसे भी जब आप साथ होते हो तो सारी थकान कहीं मानो उड़ जाती है। नहीं भाग्यवान, आज तुमने बहुत मेहनत कर ली है, बाकी का मैं देख लूंगा। वैसे भी ऐसे ही तो जीवन जिया जाता है, बिना किसी शिकायत के। एक काम तुम करो, एक मैं करूं, यही तो खुशहाल परिवार की निशानी है। अपने पति के प्यार से समझाने पर मेघना मान जाती है और ऐसे ही दोनों एक दूसरे को समझ के खुशी से अपना जीवन बिता रहे हैं। खुशबू तो अच्छी आ रही है, पर एक बात पूछूं, कितना वक्त लगेगा खाना बनने में? क्योंकि खाना बनने के बाद मुझे खाना देकर बबलू के साथ तुम्हें ही आज खेत की तरफ जाकर देखना होगा। मैं आज नहीं जाऊंगा, मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे ओ पतिदेव, उठ भी जाओ कभी। सारा दिन ऐसे बैठे ही रहोगे क्या? सवेरा हो गया और थोड़ी देर बाद दोपहर भी हो जाएगी, लेकिन तुम अभी तक खाट चिपकाए बैठे हो। ना नहाते हो, ना रोज खेत जाते हो। पड़ोस की औरतें तो कहती हैं, देखो कमला तो खून पसीना बहाती है और तेरा पति बस घर में लेटता रहता है। अरे तंग आ गई हूँ तुमसे मैं। अरे तो क्या हो गया, आराम करने में कौन सा जुर्म कर रहा हूँ? और तू घर का काम संभालती है, इसका ये मतलब नहीं है कि तू सब करती है। अरे मैं भी मेहनत करता हूँ, और वैसे भी खेत की बुआई में कौन सा धन बरसता है आजकल। कुछ जमीन बेच लेते तो कुछ मोटा पैसा हाथ में आ जाता। और मैं तो कहता हूँ कि जो तेरे माता पिता की जमीन है वो जाके मांग लेते हैं, उसे बेच के अच्छा पैसा मिलेगा। तो क्या बेच दूं सब? तब तो अच्छा ही होगा तुम्हारे लिए। सब बेच के आराम से लेटे लेट के खा जाओ, और फिर बाद में हमारे बेटे बबलू को दर दर भटकना पड़े। और रहा सवाल मेरे माता पिता की संपत्ति का, उसे तो मैं कब से लेना चाहती हूँ, लेकिन माँ बाबूजी थोड़ी ना मुझे अकेले सब दे देंगे। वो है ना मेरी हिस्से की भागीदार, मेरी छोटी बहन मेघना, उसे छोड़ के मुझे कुछ अकेले नहीं मिलेगा। हर वक्त गुस्सा करती रहती है। अरे कभी ठंडे दिमाग से भी सोच और समझा अपनी बहन को कि तुझे जरूरत है पैसों की, इसीलिए तुझे ही सब दे दे। तेरी बहन मेघना तो कितनी अच्छी और समझदार है, वो मान जाएगी। हाँ हाँ, तुम्हें बड़ा जानकारी है मेघना के बारे में, जैसे वो कोई देवी हो जो हमें सब कुछ दान कर देगी। अरे उसका पति कोई बड़ा जमींदार नहीं है जो वो माँ बाबूजी की संपत्ति का हिस्सा नहीं लेगी। और वैसे भी तुम्हें मेरे माता पिता की संपत्ति के ऊपर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तुम भी तो मेघना के पति की तरह अच्छे से मेहनत करके अपना घर चला सकते हो। लेकिन नहीं, महाराज को तो दिन भर चारपाई पर लेटना है। अरे क्या तुम सिर्फ ताना ही देना जानती हो? भूख लगी है, मुझे खाना दो जल्दी से। हाँ हाँ, मैं तो बस तुम्हारे लिए खाना ही बनाती रहूं ना। हाय मेरी फूटी किस्मत, किस्मत में तुम जैसे पति ही मिलना था मुझे, जो मेहनत के बजाय चारपाई पर दिन भर लेटते हो। मुझे ही कुछ इस घर के लिए बड़ा काम करना होगा। तुम्हारे भरोसे रहेंगे तो मुझे और बबलू को भीख मांगना पड़ेगा।
ऐसी ही रोज कमला और उसके पति के बीच झगड़ा होता रहता था। इनके परिवार में मेघना के परिवार के जैसे खुशहाली नहीं थी। अगले दिन कमला मेघना से मिलने उसके घर जाती है। चारपाई पे दोनों बहनें बैठी हुई थी और दोनों बहनें एक दूसरे से अपने सुख दुख की बात कर रही हैं। याद है दीदी, जब हम छोटे थे तो कैसे हम हमारे गांव की छोटी सी तालाब में मछली पकड़ने जाते थे, लेकिन अब देखो शादी के बाद वो सारी बातें बस यादें बन के रह गई हैं। हाँ बहन, सबका अपना अपना किस्मत है, काम ही इतना रहता है घर में। फिर भी मैं तो थोड़ी बहुत अपने पति के साथ घूमने जाती हूँ, लेकिन तुमको तो ज्यादा मौका ही नहीं मिलता होगा ना। अरे हाँ, घूमने से याद आया, हम दोनों तो हमेशा संध्या के समय गांव के वो चौपाल में घूमने जाते थे, लेकिन अब तो हमारी शादी हो गई, अब तो दोनों को ज्यादा मिलने का समय ही नहीं मिलता। हाँ दीदी, पहले के दिन याद आते हैं, आजकल मिलना भी तो बहुत कम होता है। वैसे दीदी, बबलू कैसा है? उसे क्यों नहीं लाई यहाँ? बबलू ठीक है, वो विद्यालय गया है, इसीलिए उसको साथ नहीं लाई। वैसे बहुत समय हो गया, गिरधर जी अभी तक नहीं आए, खेत से कब तक घर आते हैं? उन्हें थोड़ा और समय लगेगा दीदी, वो तो दोपहर के समय ही आते हैं, उन्हें काम के समय कुछ सूझता ही नहीं है, वे तो बस दोपहर को खाना खाने आते। मेघना को ऐसे अपने पति की तारीफ करते देख कमला को अपने पति के बारे में सोच के मेघना से ईर्ष्या होती है, लेकिन वो मेघना को ये नहीं दिखाती है। मेघना, अब मैं चलती हूँ, मुझे भी घर में काम है और मेरे पति भी काम से आते ही होंगे। कमला मेघना से अपने पति का सच छुपाकर और अपने झूठ मूठ के आरामदायक जीवन के बारे में बताकर मेघना से विदा लेकर वहां से जाने लगती है। सुनिए जी, मैंने आजकल एक बात पर बहुत ध्यान दिया है। कमला जब भी आती है, चेहरे पर मुस्कान कम, चिंता ज्यादा होती है। और मेघना, वो तो दिखती है जैसे सब ठीक है, लेकिन उसकी थकावट आंखों से झलकती है। इस बात पर तो मैंने भी ध्यान दिया है। कमला ने मेहनती मन पाया, लेकिन किस्मत ने उसे आराम नहीं दिया। और मेघना, वो तो पति के साथ जी तोड़ मेहनत कर रही है। और आपने देखा नहीं, कमला के मुंह से हेमंत का नाम अब सिर्फ झुंझलाहट में निकलता है। हमारे आंखें मूंद लेने से सच तो नहीं छिपेगा ना? तो क्या करें, अब तो हम भी उम्र के उस मोड़ पर हैं जहां शरीर जवाब देने लगा है। लेकिन एक फैसला हम कर सकते हैं जो हमारे बाद उनकी जिंदगी आसान कर दे। मुझे लगता है आप जो सोच रहे हैं, मैं भी यही सोच रही थी। अपनी जमीन, घर, जो कुछ है, वो दोनों बेटियों में बराबर बांट देना चाहिए। हाँ, लेकिन लोग क्या कहेंगे कि बेटियों को सब दे दिया, अब जाकर दोनों बेटियों के पास रहने लगेंगे और उनके ऊपर बोझ बनेंगे। कौन लोग? वो जो हमारे दुख में कभी साथ नहीं खड़े हुए, जिन्होंने हमारी बेटियों को कभी पानी तक नहीं पूछा। सुनिए, हम वो करेंगे जो सही है। मेघना और कमला दोनों हमारे बच्चियां हैं, और अगर हमने उन्हें बराबरी नहीं दी तो ये नाइंसाफी हमें जीवन भर काटेगी। ठीक है, फिर जब वो दोनों आएंगे तब हम लोग इस बारे में उनसे बात करेंगे। विमला हल्की मुस्कान के साथ पति की बात सुनकर संतोष की सांस लेती है और दोनों चुप हो जाते हैं। ओ कमला, यहाँ वहाँ क्या घूम फिर रही है? देखा नहीं दिन भर भूखा पड़ा हूँ, न पानी न रोटी। क्या इसीलिए ब्याह किया था तुमसे? बोल तो ऐसे रहे हो जैसे कि बहुत अमीर सेठ हो। अरे शुक्र मनाओ कि मेरे जैसी पत्नी नसीब हुआ है तुम्हें, नहीं तो पड़े होते कहीं किसी जमीन में। तुमको काम तो करना है नहीं, बस मैं ही खेत भी देखूं, बबलू को भी संभालूं, घर का चूल्हा भी जलाऊं और फिर तुम्हारी भूख मिटाती रहूं। तू तो बस लड़ने के लिए जीती है। मैं पूछता हूँ, वो जमीन जो तेरे बाप के नाम है, कब ले रही है तू उसे? अभी भी वक्त है, बात कर उनसे। अगर मेरे नाम का जमीन बेचने नहीं देती हो तो कम से कम तुम्हारी पिता की जमीन लेके ही थोड़ी जमीन बेचो, थोड़ा आराम मिलेगा। हाँ हाँ, तुमको तो बस आराम के सिवा और कुछ आता ही नहीं। और आसान है तुम्हारे लिए बोलना कि जमीन बेच दो, लेकिन जिसने खुद एक दिन मेहनत ना की हो उसे जमीन की कीमत क्या पता। मेरे माँ बाप ने खून पसीने से सींची है वो धरती,
तुमको तो सब अपने पिता से विरासत में मिल गया है, और ये हवेली भी, जहाँ हम सब आराम से खा पी रहे हैं। सुन कमला, मेरे पिता को लेके ताना मत दे। मैं जानता हूँ कि तू भी कम लालची नहीं है। तू भी अपने पिता की जमीन लेना चाहती है, और इसीलिए जो करना है जल्दी कर। हाँ, मैं करूंगी मुझे जो करना है। तुम इन सब में ध्यान मत दो। माँ बाबूजी की संपत्ति सिर्फ मेरी नहीं है, उसमें मेघना की भी हिस्सेदार है। तो बिना उसे कुछ दिए सब मेरे नाम करना इतना आसान नहीं है। माँ बाबूजी आसानी से नहीं मानेंगे। ये बोलने के बाद कमला थोड़ा सोच विचार करती है और फिर रसोई में अपने काम में लग जाती है। आज की बुआई ठीक से हो गई। तुम्हारे बिना शायद इतनी जल्दी न होती। तुम जिस तरह मेरा सब कामों में मदद करती हो, ऐसे तो मैं दुनिया का हर काम आसानी से कर लूंगा। आप तो बस मेरी तारीफ ही करते रहते हो। आपकी मदद करना मेरा कर्तव्य है। आप मेरे पति परमेश्वर है। बस आप हमेशा ऐसे खुश रहें, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे ही मेघना और गिरधर के पास ज्यादा कुछ नहीं होने के बाद भी दोनों आपस में बहुत खुश रहते थे, जबकि कमला और उसका परिवार हमेशा तनाव में जीते थे। अरे कमला, तू इतनी सुबह सुबह अकेली? सब खैरियत है ना बेटी? दामाद जी भी नहीं आए साथ में, और बबलू भी नहीं है? सब ठीक है माँ, बस मन भारी था, कहीं दिल लग नहीं रहा था। मैंने सोचा आपसे बात कर लूं। तो तू आ गई मेरी बेटी। चल बैठ, तेरे लिए अपने माँ के हाथ से चाय बनवाते हैं। और हाँ, बहुत दिनों बाद आई है तू, इसलिए आज मुझसे पूरा दिन बात करनी होगी तुझे। कमला बैठ जाती है। थोड़ी देर चुप्पी रहती है। तीनों के बीच कुछ ऐसा है जो कहा नहीं गया अभी तक, लेकिन हवा में घुला हुआ है। कमला और ज्यादा प्रतीक्षा नहीं करती है और सीधे मुद्दे पर आती है। बाबूजी, ये चाय वाई छोड़िए। मैं जानती हूँ आप लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं। आप लोगों ने हमेशा हमारे लिए किया, दिया, संभाला। पर एक बात है जो अब मैं आपसे छिपा नहीं सकती। मेरे हालात अब संभालने लायक नहीं रहे। आप तो जानते ही हैं, हेमंत किसी काम का नहीं, घर के एक काम को भी हाथ लगाने को तैयार नहीं। ऊपर से गुस्सा, ताना और हर समय मुझे नीचा दिखाना। बबलू की पढ़ाई का खर्च, घर का राशन, सब्जी, दूध सब मेरे सिर पर है। खेत भी मैं देखती हूँ, बाहर का काम भी। कभी कभी तो सोचती हूँ, क्या यही जीवन है? बस झेलना, सहना, खींचना। कमला के मुंह से ऐसी बातें सुनकर बलदेव और विमला को उसके लिए बुरा लगता है। बेटी, हम जानते हैं तू दुखी है, लेकिन बेटी तू अब करना क्या चाहती है? खुलकर बोल, हम तेरे अपने हैं। कुछ मदद चाहिए तो बोल दे। मैं चाहती हूँ कि आप जमीन जायदाद की बात अब टाले नहीं। मैं चाहती हूँ कि आपकी कुछ जमीन मुझे मिल जाए और बाकी जो भी बचेगा उसमें आप दोनों रहना, ताकि कुछ तो अच्छे से जी सकूं। बेटी, ये तो हमने पहले ही सोच के रखा है, लेकिन जो भी बांटना है दोनों बहनों को बराबर बांट देंगे। मेघना भी तो हमारी बेटी है जैसे तू है, लेकिन माँ, मेघना और मेरे हालत में फर्क है। मेघना के पास सब कुछ है, गिरधर उसके साथ है। गिरधर मेहनती, ईमानदार, खुद की जमीन है उसके पास, और दोनों मिलके अच्छी जीवन बिता रहे हैं। उनके घर में चैन है, समझ है, सुकून है, और इधर मेरे हिस्से में तो बस संघर्ष है। क्या ये बराबरी है? बेटी, जरूरत और हक दो अलग चीजें हैं। मेघना अगर सुखी है तो वो उसकी किस्मत है, लेकिन इससे उसका अधिकार कम नहीं हो गया। अगर हम तेरी हालत देखकर सारी जमीन तुझे दे दें, तो फिर मेघना का क्या? वो भी हमारी बेटी है, और उसने तो कभी जमीन को लेकर शिकायत ही नहीं की। और वैसे भी तेरे पति के पास भी तो थोड़े से जमीन है। बस यही तो बात है, उसके पास सब है तो वो क्यों कुछ लोगों से मांगेगी? लेकिन आप लोग तो समझते हैं कि मेघना ने कुछ मांगा नहीं, इसीलिए वो ज्यादा योग्य है। मैंने मांग लिया तो मुझे स्वार्थी समझा जाएगा। कमला की बात सुन के विमला की आंखें भर आती है। वो बेटी के दर्द को समझती है, पर कमला की बातों के स्वर ने उसका दिल दुखाया था। तेरा दुख मुझे दिखता है। मैं तुझसे कम प्यार नहीं करती, लेकिन बेटी, प्यार का मतलब ये नहीं कि एक को सब दे दो और दूसरे को सिर्फ उसकी चुप्पी का इनाम। मेघना भले कुछ ना कहे, पर वो भी हमारी लाडली है।
उसे यूं ठग लेना माँ बाप के हाथों, ये हमसे नहीं होगा। ठीक है माँ। बाबूजी, आपने जो समझा कह दिया। मैं सिर्फ अपनी बात कहने आई थी। जो भी होगा मैं मेघना से बात कर लूँगी। शायद उसे खुद ज़रूरत ना हो, और अगर उसे लगने लगे कि उसकी बहन की हालत उस ज़मीन से सुधर सकती है तो शायद वो अपने हिस्से से मुझे कुछ दे दे। मैं आज ही उसके पास जाके बात करूँगी। ये बोल के कमला अपने माता पिता से विदा लेके चली जाती है। लेकिन विमला और बलदेव को कमला की बातें सुन के बुरा लगता है। भाग्यवान, कमला बहुत बदल गई है। उसके दुख और तकलीफ ने उसके सोच को ही बदल दिया। वो लालची भी बन गई है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। मुझे उसमें ये बदलाव अच्छे नहीं लग रहे हैं। कमला तो हमारी प्यारी बेटी थी और दोनों बहनों में कितना प्यार था, लेकिन आज कमला अपने ही बहन का हक छीनना चाह रही है। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। दीदी, जीजाजी, आप दोनों ऐसे अचानक? कुछ हुआ है क्या दीदी? आइए ना दीदी, अंदर चलते हैं, वहीं बात करेंगे। सब लोग घर के भीतर बैठते हैं और कमला सीधे उनके माँ बाबूजी की जमीन की बात करने लगती है। मेघना, मुझे हमारे माँ बाबूजी की ज़मीन के बारे में कुछ बात करनी है और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि तुझे हमारी मदद करनी होगी। कैसी मदद दीदी? मैं कुछ समझी नहीं। और माँ बाबूजी की संपत्ति के बारे में क्या बात करनी है? उससे हमारा अब क्या लेना देना है? हमारी तो शादी हो गई है। लेना देना है मेघना, हम दोनों बहनों के सिवा उनका कोई नहीं है, तो उनके सारे संपत्ति वे लोग हमें ही देंगे और ये फैसला उनका ही है। बस उनके निस्वार्थ फैसले में एक ही दिक्कत है, और वो ये कि वे लोग हम दोनों बहनों में संपत्ति बराबर बांटना चाहते हैं, जबकि मुझे तुझसे संपत्ति की ज़्यादा ज़रूरत है। वे लोग उनके सब संपत्ति हमें देना चाहते हैं, लेकिन क्यों दीदी? उसमें तो अब हमारा कोई हक नहीं है। उन्होंने पाल पोस के हमें बड़ा किया, हमारी शादी करवाई, तो अब और हमें कुछ देने की क्या ज़रूरत? और दीदी, आपको भी संपत्ति की क्या ज़रूरत? आप तो हमसे भी अच्छी जीवन जी रहे हैं। ये सब माँ बाबूजी की मर्जी है। वे लोग अब संपत्ति का क्या करेंगे, इसीलिए हमें देना चाहते हैं। और मैं तुझे अपनी कठिनाई के बारे में अब क्या ही बताऊं। हम पर थोड़े कर्जा हैं, इसलिए हमें पैसों की बहुत ज़रूरत है, और आजकल इनका भी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहता है, तो इसी वजह से ये भी ज़्यादा काम नहीं कर पाते। और बबलू भी बड़ा हो रहा है, उसके भविष्य का भी तो सोचना होगा। लेकिन ऐसे ही कर्जे में रहेंगे तो हम जिएंगे कैसे? इसलिए तू ही हमारी मदद कर। ठीक है, मैं सब समझ गई दीदी, लेकिन आप हमसे क्या चाहते हैं? हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं इसमें? देख मेघना, माँ बाबूजी उनके संपत्ति हम दोनों में बराबर बांटना चाहते हैं। वे लोग मेरी हालत को देख के भी मुझे ज़्यादा देने को तैयार नहीं हैं, इसलिए अब तुझे ही उनको बोलना होगा कि मुझे तेरे हिस्से का भी थोड़ा दे दे। हाँ मेघना, तुम इतना उपकार कर दो हम पे, हम मजबूर हैं, नहीं तो हम कभी तुम्हारे हिस्से की संपत्ति नहीं मांगते। कम से कम बबलू के खातिर ही मदद कर दो। अरे अरे, आप लोग ऐसे भावुक मत होइए। मेघना समझ गई है, वो आपकी मदद करेगी। क्यों मेघना, करोगी ना इनकी मदद? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं आप लोगों की मदद करूंगी और माँ बाबूजी को भी समझाने की कोशिश करूंगी। आप लोग निश्चिंत रहें। शुक्रिया मेघना, शुक्रिया गिरधर जी। अभी हम लोग चलते हैं, कल सुबह हम सब माँ बाबूजी के घर चलेंगे। मेघना और गिरधर की बातें सुन के कमला और हेमंत के चेहरे पे खुशी की हंसी आ गई, और दोनों मेघना और गिरधर को झूठ मूठ की बातों की जाल में फंसा के थोड़े समय बाद विदा लेके घर के लिए निकल जाते हैं। आज तो दोनों बेटियां एक साथ हैं। ये तो आज घर में रौनक हो गई। कितने दिनों बाद सब ऐसे साथ में हैं। हम जानते हैं कि तुम लोग जमीन के लिए आए हो, फिर भी तुम लोगों को ऐसे साथ में देखकर दिल भर आया है।
कमला बिना अपने माँ बाबूजी के भावनाओं को समझते हुए सीधे उनसे जमीन के बारे में बात करने लगती है। माँ, बाबूजी, कल मैं आपसे बात करने के बाद मेघना के घर गई थी। वो मुझे अपने हिस्से की जमीन देने के लिए मान गए हैं। उसे अपनी दीदी की मदद करने में कोई परेशानी नहीं है। मेघना, क्या ये सच है? हाँ बाबूजी, दीदी की हालत आप देख रहे हैं। अगर मेरे हिस्से से उनके जीवन में कुछ सुधार आ सकता है तो देने में मुझे कोई ऐतराज नहीं। बेटी, तू बहुत बड़ी दिल वाली है, लेकिन ये आसान नहीं है। तुम्हारे हिस्से का जमीन तुम्हारा है और उसे यूं छोड़ देना हमें ये सोच के ही अजीब लगता है। तेरा जीवन भी तो कठिनाइयों से भरा है, तो तू क्यों अपना हक छोड़ रही है? हम लोग मेहनत करके कमा सकते हैं, लेकिन दीदी की हालत अभी सही नहीं है, तो उनको इसकी हमसे ज्यादा जरूरत है। मुझे पता ही था ऐसा ही कुछ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मेघना। गिरधर जी, आपकी ये मदद मैं और मेरा परिवार जीवन भर नहीं भूलेगा। पिताजी, हाँ बेटा। पिताजी, अब जब संपत्ति का बंटवारा हो ही गया है और मेघना को उसमें से कुछ नहीं चाहिए, तो सब मेरा हुआ ना? अब जब मेघना की यही राय है तो ठीक है, सब तुम्हारा हुआ। तो अब मुझे देरी हो रही है। आप मुझे सारे कागजात दे दीजिए, मैं सब अपने साथ लेकर चली जाती हूँ। अरे दीदी, आप कागज पिताजी के पास ही रहने दीजिए ना, अभी माँ को मिल नहीं रहा। नहीं मिल रहा? इतनी जरूरी चीजें भी ये लोग संभाल कर नहीं रख पाते। दीदी, अब माँ भी बूढ़ी हो चली हैं, सब चीजें अकेले देखना उनके लिए भी तो मुश्किल ही होती होगी ना। आप एक काम करिए, आप घर चली जाइए, जब माँ को कागज मिल जाएंगे तो पिताजी आपके घर पहुँचा देंगे। नहीं नहीं, मैं अपनी चीजें किसी और के पास नहीं रखूंगी, मैं अपने साथ ही लेकर जाऊंगी। किसी और के पास? दीदी, ये सब कुछ उनका ही है, हम दोनों बेटियां उनकी ही हैं, वो कोई और कैसे हो सकते हैं आपके लिए? अरे मेघना, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा मतलब है कि मैं कागज अपने पास रखना चाहती हूँ, बस। शर्त है, घर की जो जमीन है जहां हम अभी रहते हैं वो मेघना को देंगे। बाकी खेत और दूसरी जमीन, उसमें से मेघना का हिस्सा भी कमला को दे देंगे और हम दोनों बेटियों के पास बारी बारी से रहेंगे। बाबूजी, ये कैसे होगा? आप हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हमारी हालत वैसे ही खराब है और 2 लोगों का खर्चा कैसे उठा पाएंगे हम? और मेघना को घर की जमीन क्यों देंगे? हम तो चाह रहे थे कि सारी जमीन मेरे नाम हो जाए। अगर घर भी हमारे पास हो तो हमें सुविधा होगी, आपको हम अच्छे से रखेंगे। अगर ऐसा होगा तो हम आप लोगों को हमारे साथ रखने का सोच सकते हैं। भला तुम लोग ऐसी सोच कैसे रख सकते हो? तुम लोगों को मेघना के हिस्से का भी तो जमीन दे रहे हैं, अब क्या ये घर भी दे दें? इतना क्या हालत खराब है तुम लोगों की? और वैसे भी सुविधा जमीन से नहीं, नीयत से होती है। बेटी, तुम दोनों हमारी बेटियां हो और हम चाहते थे कि दोनों को संपत्ति का हिस्सा बराबर मिले, लेकिन अगर मेघना भी अपना हिस्सा तुम्हें देने को मान गई है तो तब तो हमारे पास यही रास्ता है। कमला चुप हो जाती है। अपने माँ बाप को मेघना की तरफदारी करते देख उसको बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती है। दीदी, मेरे हिस्से में जो जमीन आई वो तो आपको दे दिया, लेकिन घर की जमीन वो माँ बाबूजी के पास ही रहेगी। अब माँ बाबूजी की उम्र भी तो हो गई है, इसलिए ये दोनों हमारे साथ ही रहेंगे, लेकिन इनके घर की जमीन और घर इनके ही नाम रहेंगे, हमें नहीं चाहिए। हम दोनों तो कहते हैं माँ बाबूजी आप हमारे पास रहिए, खेत खलियान में आपका अनुभव भी काम आएगा और घर में आपका आशीर्वाद भी रहेगा। कमला और हेमंत अपने घर पहुंचते हैं। वहां हेमंत निश्चिंत होकर सो जाता है, जबकि दूसरी तरफ कमला अपनी बहन के साथ की गई बेईमानी से थोड़ा बुरा महसूस कर रही थी। उसके दिल के किसी कोने से अब भी आवाज आ रहा है कि जिस बहन से एक वक्त में वो इतना प्यार किया करती थी, आज उसी के साथ वो इतना गलत करने जा रही है। सुनो, अरे सो गए क्या?
क्या है? अब क्या इतनी रात को भी नहीं सोऊं? बहुत रात हो गई है, तुम भी सो जाओ। क्या हम सही करने जा रहे हैं? वो मेरी बहन है। शादी से पहले हम दोनों में कितना प्यार था। वो तो मुझसे आज भी प्यार करती है, पर मैं। कमला, तुम अब इतना मत सोचो। हम जो कर रहे हैं उसमें क्या गलत है? हम अपने लिए तो नहीं कर रहे ना, अपने बच्चे के भविष्य के लिए कर रहे हैं। और हर माता पिता सबसे पहले अपने बच्चे के बारे में ही सोचते हैं। मुझे इस बात का दुख है कि मेरी शादी एक लालची मन वाले इंसान से हो गई। आज अगर तुम अपनी संपत्ति यूं अपने आलस में ना गवाए होते तो मुझे कभी ये सब करने की जरूरत नहीं होती। हेमंत कई तरीके से कमला को समझाता है और कमला के मन की एक कोने में जो उसकी अपनी बहन और माता पिता के प्रति प्रेम और यादें होती हैं, उसको भी खत्म कर देता है। दूसरी तरफ मेघना और गिरधर आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतनी रात हो गई, आप अभी जाग रही हैं? मेघना, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मेरे बारे में? क्या? तुम और कमला दीदी साथ में पले बढ़े। तुम बताती भी हो कि दीदी तुमसे कितना प्यार करती थी। हाँ तो दीदी मुझे बहुत प्यार करती थी। शादी के कारण दोनों बहनों को अलग होना पड़ा, पर हमारा प्यार कम नहीं हुआ। वही तो, आज तुम्हें कितना दुख रहा होगा ये जानकर कि आज तुम्हारी दीदी जीवन के मुश्किल हालातों से गुजर रही है। ये आपने बिल्कुल सही बोला। पिताजी ने अमीर घर देखकर दीदी की शादी की थी ताकि उन्हें कभी कोई तकलीफ ना हो। आज दीदी को इस तरह रोते देख मेरी तो आत्मा तक दुखी हो गई। लगा मानो क्या करूं कि दीदी के जीवन में फिर से पहले वाली खुशियां लौट आए। वैसे एक बात बोलूं? हाँ हाँ, बोलो ना, क्या बात है? क्या आज आपको भी दीदी का बर्ताव एकदम से बदला हुआ लगा? मतलब? आज दीदी जिस तरह बातें कर रही थी और एकाएक जमीन के कागज। मेघना, तुम अभी भी वही सोच रही? अरे नहीं नहीं, बस मैं सोच रही कि क्या हमने माता पिता की सारी संपत्ति उनको दिलाकर कुछ गलत तो नहीं किए ना? मेघना, दीदी की हालत अभी सही नहीं है। उनकी जिंदगी जिन कठिनाइयों से घिरी है उसमें उनका मन वैसे ही परेशान रहता होगा। ऐसे में हम उनसे ये उम्मीद रखते हैं कि वो पहले जैसी हंसे बोले, तो इसमें गलती हमारी है जो हम उनका दुख नहीं समझ रहे। तुम खुद को एक बार दीदी की जगह रखकर तो देखो मेघना। शायद आप सही बोल रहे। दीदी सच में दुखी है, वरना दीदी कभी ऐसा नहीं करती। उधर मेघना और गिरधर कमला के लिए परेशान थे। और इधर कमला और उसका पति ये सोचकर खुश हो रहे होते हैं कि उन्होंने सबको बेवकूफ बनाकर सारी संपत्ति अपने नाम करा ली। आज का दिन कितना अच्छा लग रहा है ना? सच में आज का दिन हमेशा याद रहेगा। लेकिन कितनी आसानी से सब बेवकूफ बनकर सारा कुछ हमारे नाम कर दिए। सबके सब एकदम बेवकूफ हैं। ये तो सच है। मैं तो अभी भी यही सोच रही कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है। ये विश्वास है जो हर किसी को धोखा देता है। ये विश्वास ही उनको ले डूबा। सबसे ज्यादा तो मुझे गिरधर का लग रहा। बेचारी मेरी बहन तो बेवकूफ थी ही, भगवान ने उसे पति भी वैसा ही दे दिया। सच में गिरधर इतना बेवकूफ होगा मैंने सोचा नहीं था। क्या हुआ? नींद नहीं आ रही? नहीं, बस सोच रहा था। क्या इतनी रात को ऐसा क्या सोच रहे हैं? आज हमने अपनी सारी संपत्ति अपनी एक बेटी को दे दिया। अब हमारे पास कुछ भी नहीं है सिवाय एक विश्वास के कि आने वाले दिनों में हमारी बेटियां ही हमारा साथ देंगी। और आपका विश्वास जीतेगा। हमारी बेटियां ही हमारी असली संपत्ति है और जरूरत पर वही हमारा साथ देंगी। आप भरोसा रखिए। कुछ दिनों बाद देखते हुए समय बीतता चला गया। कमला ने जब से जमीन अपने नाम करवाया था तब से आज पूरे 1 साल तक में कभी अपने माँ बाप की कोई खबर नहीं पूछी, और जब वो लोग उसके घर जाते तो किसी बहाने से उनसे मिलती नहीं। उसकी तरफ से मानो उसने रिश्ता ही खत्म कर दिया हो। पर अब उम्र के इस पड़ाव पर कमला के माता पिता को सहारे की जरूरत होने लगी थी। ऐसे ही एक दिन पिताजी की तबीयत बहुत खराब होने की खबर दोनों बहनों को दिलवाई गई।
मेघना और गिरधर घर आते हैं। पिताजी, पिताजी। कमला, कमला आई है क्या? नहीं पिताजी, मैं हूँ आपकी मेघना। बेटी मेघना, आओ बेटी आओ, आओ आओ। आप कैसे हैं पिताजी? माँ, ये कैसे हो गया? क्या बताऊं मेघना, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। अब कि इन्हें कैसे समझाऊं? इस उम्र में अब उन्हें आराम करना चाहिए, तो अब भी बस काम काम और काम। क्यों पिताजी, आपको अब इस उम्र में इतना काम करने की जरूरत है क्या? और काम भी क्या, तो दूसरों के खेतों की मजदूरी। अब तुम ही बताओ, क्या ये करना सही है? अरे भाग्यवान, तुम ये सब इसको क्यों बता रही? पिताजी, अगर अपने दुख की बातें माँ मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? और दूसरी बात, पिताजी दूसरों के खेतों में काम क्यों करते हैं? हमारा तो खुद का उतना खेत है कि आप दोनों आराम से रह सको। कुछ नहीं हुआ है बेटा, तू चिंता मत कर। रुक जाइए आप, मुझे बताने दीजिए। आखिर बेटी को पता तो चले कि उसके माँ पिताजी कितनी मुश्किलों में जी रहे हैं। बेटा मेघना, जमाई जी, आज से 1 साल पहले जब कमला ने हमसे जमीन बांटने को कहा तो हमने दोनों बहनों में बराबर बंटवारे की बात कही, पर दोनों बहनों की सहमति से हमने अपनी सारी संपत्ति अकेले कमला के नाम पर कर दिया। हाँ, क्योंकि दीदी को जरूरत थी उसकी। मुझे पता है माँ ये सब, पर हुआ क्या? बेटा, बस वहीं से हमारी मुसीबतें शुरू हो गईं। हमने सोचा कि हमारे मरने के बाद वो उस जमीन का जो करना चाहे वो करेगी। जब तक हम जिंदा हैं तब तक तो वो हमारे पास ही रहेगा। हाँ माँ, तो इसमें गलत क्या है? आपकी जमीन है, आपके पास ही रहनी चाहिए। जब आपकी इच्छा होगी अब दे दीजिएगा दीदी को। बेटा, पर कमला ने ऐसा नहीं सोचा। उसने अपने बूढ़े माँ बाप को बेसहारा छोड़कर वो जमीन किसी और को बेच दी और उसके बदले में दूसरे गांव में नई जमीन खरीद ली। जमीन के कागज ले जाने के बाद एक दिन वो घर आई। माँ, कमला, आओ बेटा, आओ आओ। माँ, पिताजी कहाँ हैं? तुम्हारे पिताजी खेत पर गए हैं बेटा, आते ही होंगे। दोपहर के खाने का समय हो भी गया है। कुछ काम था पिताजी से? अरे नहीं माँ, क्या मैं आपको भी ऐसी ही लगती हूँ जो सिर्फ अपने काम से ही दूसरों के बारे में पूछे? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तू आजकल खुद ही इतना परेशान रहती है, तो इसीलिए मुझे लगा कि कुछ काम होगा, वरना मुझे क्या पता नहीं अपनी बेटी के बारे में। तू तो मेरी वो बेटी है जिसे पूरे घर की चिंता लगी रहती थी, सब के बारे में सोचने वाली मेरी बेटी। ये लो, पिताजी आ गए तुम्हारे। अरे कमला आई है। अरे बेटा, कितना समय हो गया, उस दिन भी बिना खाए पिए चली गई थी। पिताजी, मैं उस दिन आपसे और माँ से जिस तरह पेश आ रही थी उसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। मैं बहुत परेशान थी अपने जीवन में। बस बेटा, मुझे पता है, हम तुम्हारे माता पिता हैं, हमने तुम्हें जन्म दिया है। क्या हमें पता नहीं कि हमारी बेटी अपने जीवन में कितना संघर्ष कर रही है? वरना वो कभी ऐसा नहीं करती। पिताजी, माँ, अब आपको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपके लिए सोच लिया है। क्या सोच लिया बेटा? माँ, पिताजी, आपने अपनी सारी संपत्ति मेरे नाम कर दी है। अब यह हमारा फर्ज बनता है कि हम आपका ख्याल रखें। तो मैंने और हेमंत ने यह फैसला लिया है कि अब आप हमारे साथ रहेंगे। बेटा कमला, आज मुझे तुझ पर बहुत गर्व हो रहा है कि तुमने हमारे संस्कारों को अपनाया। अपने माता पिता के लिए तुम्हारे दिल में इतना आदर देखकर मुझे अब कोई दूसरी चिंता है ही नहीं इस दुनिया में। हाँ बेटा, तुमने और जमाई जी ने हमारे लिए इतना सोचा, ये बहुत है। पर बेटा, अभी हम दोनों स्वस्थ हैं। अभी तुम्हारे पिता खेत से कमाई कर लेते हैं और मैं 2 जनों के लिए खाना पका लेती हूँ। ऐसे में हम बेटी के ससुराल में जाके रहें, ये शोभा नहीं देता। माँ, आपने और पिताजी ने कभी हम दोनों बहनों को ये महसूस नहीं होने दिया कि हम लड़कियां हैं और आप हमसे कम प्यार करते हैं, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा। तुम दोनों हमारा जीवन हो,
तुम्हारे पिताजी ने और मैंने जीवन भर जो संघर्ष किया है अपनी 2 बेटियों के लिए ही किया है। तो अब ऐसा क्या हो गया माँ, जो आप आज मेरे साथ जाने से इनकार कर रही हो? क्या आज मैं आपके लिए पराई हो गई? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तू हमारे लिए पराई हो जाएगी। तू मेरी बड़ी बेटी है। तुझे मैंने और तेरी माँ ने हमेशा सबसे ज्यादा प्यार देने की कोशिश की है। तू हमारे लिए सबसे खास है बेटा। तो चलिए ना पिताजी, हेमंत का भी बहुत मन है कि आप दोनों हमारे साथ रहे। इससे आप लोगों को भी सहारा मिल जाएगा और हमें भी बुजुर्गों का साया मिल जाएगा। कमला की ये बातें हमारी दिल में बस गई और हम दोनों उसके साथ जाने को राजी हो जाते हैं। उसने बोला कि अब चूंकि हम हमेशा के लिए गांव छोड़कर जा ही रहे हैं और उसका ससुराल 2 गांव दूर है, तो यहाँ से सारी चीज़ें बेच देते हैं और फिर वहाँ जाकर एक साथ रहेंगे। और उसने सारी ज़मीन बेचकर दूसरे गांव में नई ज़मीन अपने नाम से खरीद ली। पर कुछ दिनों तक जब वो हमें लेने नहीं आई, तो एक दिन हम उसके घर गए ये सोच कर के कहीं कोई मुश्किल तो नहीं हो गई। वहाँ जाकर हमें जीवन का सबसे बड़ा झटका लगा। कमला ने धोखे से हमसे ही हमारी ज़मीन बिकवा दी और हमें अपने नौकरों द्वारा बेइज्जत कर कर वहाँ से निकलवा दिया। वो एक हालत पर तरस खाने तक को तैयार नहीं थी। तुम्हारे पिताजी को तो मानो झटका सा लग गया हो। किसी तरह हम दोनों ने एक दूसरे को संभाला है। बेटा, मैं तुमको क्या क्या बताऊं। ये सब सुनकर मेघना की आंखों की आंसू रुक नहीं रहे थे। उसका दिल आज भी अपनी दीदी के पुराने शादी से पहले के स्वभाव को याद कर आज की हकीकत मनाने को तैयार नहीं थी। माँ, पिताजी, आपने इतनी मुसीबतें झेली, लेकिन आज तक हमें इस बारे में क्यों नहीं बताया? क्या आपको ये लगा कि आपके गरीब बेटी और दामाद आपकी क्या ही मदद कर सकेंगे? क्या हम आपके लिए कुछ नहीं है पिताजी? माँ बोलिए, क्या हम आपके कोई नहीं? नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने सोचा कि आप दोनों खुद ही के जीवन में इतना संघर्ष कर रहे हो, ऐसे में हम दोनों आप पर बोझ नहीं बनना चाहते थे। माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं कि आप दोनों हम पर बोझ बनेंगी? मैंने अपने माता पिता को बचपन में ही खो दिया। आप लोगों को मैंने हमेशा अपना समझा। आप ही मेरे माता पिता हो। आप चलिए मेरे साथ अभी ही। नहीं नहीं बेटा, जब हमारे पास संपत्ति थी तो हमने किसी और का दरवाजा देखा। आज जब हम बिल्कुल खाली हैं, हमारे पास इस छत के सिवा और कुछ भी नहीं, तो हम तुम पर बोझ नहीं बनेंगे। माँ, आप हम जी लेंगे बेटा किसी तरह। तुम चिंता मत करो। तुम्हारे जीवन में अभी बहुत कुछ है। तुम दोनों खूब मेहनत करो और जीवन में खूब ऊंचाइयों को छुओ। बहुत कामयाब हो। पिताजी, बस अब और नहीं सुनूंगी मैं आप दोनों की। आप और माँ अब हमारे साथ ही रहेंगे और ये मेरा फैसला है। जिस दिन हम पकवान खाएंगे उस दिन आप भी खाना। जिस दिन सूखी रोटी खाएंगे उस दिन आपको भी वही देंगे। और जिस दिन हम दोनों भूखे रहेंगे उस दिन आप दोनों भी हमारे साथ भूखे रहना। लेकिन अब आप हमारा परिवार हो और एक ही छत में हम सब रहेंगे। मेघना की एक कड़ी बोली और जिद्दी आंखें देख माता पिता आगे कुछ नहीं बोल पाते और मेघना और हेमंत के साथ उनके घर चले जाते हैं। देखते देखते समय बीतता चला जाता है। हेमंत और मेघना की मेहनत अब रंग लाने लगती है। हेमंत फलों का व्यापार शुरू कर देता है। उसके फल अब दूर दूर के गांव और शहरों में बिकने जाते हैं। साथ ही मेघना और हेमंत ने फलों के रस, टॉफी, जेली आदि का एक अच्छा कारोबार भी शुरू कर देते हैं, जो हर जगह मशहूर होने लगता है। अब उन्हें धन दौलत की कोई कमी नहीं होती। एक दिन कमला मेघना के घर आती है। उसको देखकर सब हैरान रह जाते हैं। माँ, पिताजी, मुझे पता चला कि आप दोनों यहाँ हैं, तो आपसे मिलने आ गई। हमसे मिलने? तुम्हें याद था बेटा कि तुम्हारे माँ पिताजी जिंदा हैं? माँ, ऐसा मत बोलिए, मैं बहुत मुसीबत में हूँ। माँ, मेरी मदद कीजिए। बेटा, अब हमारे पास जो था सब तुमको दे दिया। हम खुद किसी पर आश्रित हैं। तुमने हमारे पास कुछ छोड़ा कहाँ जो हम तुम्हारी मदद करें? पिताजी, मैं बहुत परेशान हूँ। कुछ कीजिए पिताजी। कर्जदारों की कतार है घर के बाहर।
मेरा जीवन मानो दुखों में जकड़ा हुआ है पिताजी। पिताजी, आपका जो घर है वो खाली है। आप दोनों तो यहाँ रहते हैं ना? और मेघना को तो भगवान ने सब कुछ दे दिया है, कारोबार, संपत्ति, पैसा और इतना अच्छा पति। आप वो घर मुझे दे दीजिए पिताजी। उसको बेचकर कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं और मेरा बेटा कहीं दूर चले जाएंगे। अब मैं अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। अगर तुम हेमंत के साथ नहीं रहना चाहती तो यहाँ आ जाओ, मेघना के साथ काम करो, मेहनत करो और एक अलग घर में रहो। हम उसमें तुम्हारी मदद करेंगे। नहीं पिताजी, अब इसके लिए बहुत देर हो गई है। मैंने इतना गलत किया है आप सबके साथ कि अब मैं आप लोगों के बीच नहीं रह सकती। आप मेरी ये आखिरी मदद कर दीजिए पिताजी, फिर आप इस बेटी को देखोगे तक नहीं। मैं अभी तुम्हें नहीं देखना चाहता बेटा। तुमने इस बुढ़ापे में जो दुख हमें दिया है वो मैं और तेरी माँ भूल नहीं पा रहे। कमला अपने पिता के मुंह से ये सब सुनकर वहां से जाने लगती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। जाते हुए वो इस बार पीछे मुड़कर देखती है। पिताजी, माँ, मेघना और गिरधर जी, मुझे पता चल रहा है कि अब इसके लिए बहुत देर हो गई है, पर फिर भी हो सके तो अपनी नासमझ बेटी और अपनी बहन को माफ कर देना। मेरी जिंदगी ने एकदम रुख मोड़ लिया, वरना मैं आप सबसे बहुत प्यार करती थी। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। जाते हुए ऐसा लग रहा था मानो आज एक रिश्ते ने समय से मजबूर होकर अपना दम तोड़ रही है। वो रिश्ता जिसमें सिर्फ प्यार था। आपकी बेटी और जमाई ने एक नया घर बनवाया है। इसको हम अपना कारखाना बनाने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ बेटा, काम को बढ़ाना ही सबसे पहली सीढ़ी है एक कारोबारी के लिए। तो पिताजी, हम कल ही नए घर में रहने चले जाते हैं। वो इससे बहुत बड़ा है, हम सब वहाँ आराम से रह सकते हैं। बेटा, तुमने हमेशा मुझे अपनी माँ माना है, इसीलिए तुम्हें ये बात सिखा रही हूँ। जी माँ, बोलिए माँ। बेटा, नए घर में हम चारों रहें उससे पहले उसकी पूजा होनी चाहिए। पहले ईश्वर को ले जाओ, जिन्होंने हम सबको जीवन में इतनी खुशियाँ दी हैं। हाँ माँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं। हम एक अच्छी सी पूजा रखते हैं। गिरधर और मेघना एक बहुत बड़ी पूजा रखते हैं। उसमें आसपास के गांव के लोग भी आते हैं। सब बहुत शानदार होता है। अरे, क्या तुम्हें पता है आज पास के गांव में सेठ की हवेली नीलाम हो रही है? क्या बात करियो, क्या सच में? और नहीं तो क्या। अरे, सिर्फ पेट का खाने वालों का तो यही होगा ना। खूब संपत्ति थी, पर वही कर्जे पर कर्ज। मैंने तो सुना है कि उसकी पत्नी नदी में कूद गई। बेचारी, आदत नहीं होगी ना इस तरह कर्जदारों की बातें सुनने की। सुना है लड़की बहुत सुंदर थी। बेचारी, भगवान ऐसा पति ना दे किसी को। खैर, अभी ये तो देखो गिरधर जी ने कितना सुंदर घर बनाया है। ये कहानी कमला की थी, जिसकी बातें सुनकर आपको लग रहा होगा कि जैसे को तैसा मिला, उसको उसी की करनी की सजा मिली। पर उसकी माँ, जिसने उसको बचपन से पाला, उसके पिता, जो उसकी एक मुस्कान देख आकर ही खुश हो जाया करते थे, और उसकी बहन, जिसको न जाने कितनी बार माँ की डांट से उसने ही बचाया था, उनको अपने इस रिश्ते को खोने का असीम दुख था। कमला को सब भूल जाएंगे, लेकिन ये रिश्ते उसे हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि ये कुछ पलों में बनाए गए रिश्ते नहीं थे। उम्र भर का बांटा हुआ प्यार और अपनापन था।